My dear friends, my dear students, and my dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके आप जो है अपने अध्ययन कार्य को कर रहे होंगे। आप अपनी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे होंगे, अपनी आप तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे, आपका अध्ययन जो है सुचारू रूप से चल रहा होगा। और इसमें जो मेरा योगदान है, जो हमारा योगदान है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, मैं अपना पूरा योगदान आप लोगों की स्टडी में करना चाहता हूं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों और प्रिय मित्रों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रस्तावना, या जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका में निहित प्रमुख सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल्स एम्बॉडीज इन द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो प्रिम्बल है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी जो उद्देशिका है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। हाँ, हमारा जो प्रस्तावना है उसको भी हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका में क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांत या उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसमें प्रमुख बातें क्या क्या दी गई हैं, इसके बारे में आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप प्रिय भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल जाए, आपका अध्ययन कार्य चलता रहे, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, आप हमारे सभी वीडियोज को आसानी से देख पाएँ, समय से देख पाएँ। इसके लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी स्टडी जो है सुचारू रूप से चल सके। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं, और आप तुरंत रिस्पांस देने के लिए ऑनलाइन क्लास जब लाइव सेशन चल रहा है तो लाइव सेशन के दौरान आप चैटिंग के द्वारा अपने रिस्पांस को भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो देश चल रहा है, देश की जिस बेस पे चल रहा है, जिस सिद्धांत पे चल रहा है, वो सब कुछ संविधान के द्वारा ही, संविधान में जो निर्गत सिद्धांत हैं उसी के द्वारा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा, हमारा जो है, हमारी सरकार जो है हमारे ऊपर राज कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें जो नियम कानून दिए गए हैं, उसी के आधार पर ही कोई भी सरकार जो है गवर्न करती है, कोई भी सरकार जो है शासन का कार्य करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है संविधान का सबसे मूल्यवान अंग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रस्तावना या उद्देशिका होती है वो संविधान का सबसे मूल्यवान अंग होता है। इसीलिए इट इज आल्सो नोन एज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात इसको हम लोग संविधान की कुंजी भी कहते हैं। साथ ही साथ प्रेम्बल को, प्रस्तावना को, उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं, और साथ ही साथ
प्रेम्बल को, प्रस्तावना को संविधान का मानदंड भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन बातों से हम समझ सकते हैं कि संविधान कितना संविधान का जो प्रेम्बल होता है, जो प्रस्तावना होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो प्रस्तावना या प्रेम्बल या उद्देशिका होता है, उसी से जो है पूरे संविधान का परिचय हमको मिल जाता है। इसलिए इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। जो मूल सिद्धांत होते हैं संविधान के, वो सभी सिद्धांत जो है प्रेम्बल में होते हैं। इसलिए इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं और इसको संविधान का मानदंड भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र, संविधान की आत्मा तथा संविधान का मानदंड भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रस्तावना या उद्देशिका होती है, इसके द्वारा संविधान के मूल लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने आपसे बताया कि जो मूल सिद्धांत होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, या मूल लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं, वे सब कुछ जो है उद्देशिका में, प्रस्तावना में स्पष्ट होता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो उद्देशिका या प्रेम्बल है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग संविधान का परिचय पत्र भी कह रहे हैं। क्योंकि प्रस्तावना के द्वारा, प्रेम्बल के द्वारा हमको जो है संविधान के मूल लक्ष्यों, उद्देश्यों, सिद्धांतों आदि की जानकारी, उसके प्रमुख विशेषताओं की जानकारी हमको उद्देशिका से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि प्रस्तावना में जो है संविधान के मूल लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल क्या है। तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिय विद्यार्थियों, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल। और यदि इस प्रेम्बल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं वे यहाँ पे रेड कलर से आपको दिखाए गए हैं। क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यदि हम लोग अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, इसको यदि हम लोग हिंदी में देखते हैं, जिसको हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, तो वह कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। प्रिय साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपकी स्क्रीन पर जो है ये हमारा जो संविधान है उसकी उद्देशिका है, उसकी प्रस्तावना है। और ये इसके उद्देशिका या प्रस्तावना को हम लोग ध्यान से देखें तो इसके जो प्रमुख लक्ष्य हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके जो प्रमुख सिद्धांत है वे क्या है?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उद्देश्य है, सिद्धांत है, वो क्या है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाना, साथ ही साथ न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को बढ़ाना, उसको स्थापित करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो है हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रस्तावना का यदि हम लोग अवलोकन करें तो उसका अवलोकन करने से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो संविधान है वो भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है भारत की जनता ही, जो संविधान है, उसकी समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। जब भारत की जनता जो है समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है संविधान के, और साथ ही साथ जिन्होंने जो है इसका निर्माण किया है, संविधान का निर्माण जिन्होंने किया है, वे सभी जो है कहीं न कहीं से वे जनता के प्रतिनिधि थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब समस्त भारतीय जनता ने इसका निर्माण नहीं किया है, किंतु जिन्होंने इसका निर्माण किया है वे क्या हैं? वे जो है हम भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसके निर्माता जब जनता के प्रतिनिधि हैं तो भले ही समस्त भारतीय जनता जो है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में नहीं लगी थी, किंतु जो है जो उसका स्रोत रहा है वो क्या रहा है? समस्त भारतीय जनता रही है। और साथ ही साथ जिन्होंने इसका निर्माण किया है वे क्या रहे हैं? भारतीय जनता या हमारे जन प्रतिनिधि रहे हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव ने या जनता के प्रतिनिधियों ने जो है संविधान का निर्माण किया है, तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों ने भी स्वीकारा है कि संपूर्ण राज शक्ति का मूल स्रोत भारतीय जनता में ही निहित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब जो है इस संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया, और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों ने जब यह कहा कि जो मूल स्रोत है संविधान का या राज्य शक्ति का जो मूल स्रोत है वो कौन है? वो जनता है, भारतीय जनता है। तो जब भारतीय जनता ही इस संविधान का मूल स्रोत रही है, राजनीतिक सत्ता का स्रोत रही है, और साथ ही साथ जो है भारत की जनता के जो प्रतिनिधि रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारे देश का जो संविधान है वो किसने बनाया? वो भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रस्तावना भारतीय संविधान के उन उच्च आदर्शों का परिचय देती है जिन्हें भारतीय जनता ने शासन के माध्यम से लागू करने का निर्णय किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले ही चर्चा किया कि जो प्रस्तावना होता है या उद्देशिका होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल या उद्देशिका है, उसी से ही हमको पूरे संविधान का परिचय प्राप्त हो जाता है। उसमें जो संविधान के अंतर्गत जो आदर्श होते हैं, उन आदर्शों का परिचय हमको जो है संविधान के प्रेम्बल से मिल जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वे आदर्श, प्रमुख आदर्श हैं, वे क्या हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को स्थापित करना ही हमारे संविधान का प्रमुख आदर्श रहा है। तो इन आदर्शों के बारे में जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या उद्देशिका है, उससे जो है इन आदर्शों का पता चलता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तावना भारत संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशिला है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत ने इस संविधान द्वारा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है।
प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रस्तावना है वो भारत संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की क्या है, आधारशिला है। यही क्या है, हमारे लोकतंत्र का, हमारी संप्रभुता का बेस है, आधारशिला है, पिलर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही क्या है, पिलर्स है लोकतंत्र का, संप्रभुता का, स्वतंत्रता का, समानता का। जो भी हमारे आदर्श रहे हैं उन सभी आदर्शों की पिलर्स या आधारशिला क्या है, प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत ने संविधान द्वारा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। इस जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात हो रही है, ये कहाँ पे है, इसका वर्णन, इसका वर्णन प्रस्तावना में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रस्तावना है, हम लोगों ने पहले ही कहा कि इस संविधान का परिचय पत्र होता है। इस संविधान जो है, संविधान के सभी सिद्धांतों या आदर्शों का क्या है, ये पिलर है, आधारशिला है, बेस है। प्रिय भाइयों और बहनों, जो हमारा संविधान है इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। वे कौन कौन से शब्द हैं? दैट वर्ड्स आर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रिय विद्यार्थियों, 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। वे शब्द हैं समाजवादी या सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर, और राष्ट्र की अखंडता या इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रिय भाइयों और बहनों, संविधान भारत की प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित करते हुए अपने नागरिकों के लिए आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा प्रजा की स्वतंत्रता, स्थितियों व अवसरों की समानता तथा भाईचारे की ऐसी भावना का विकास करना चाहता है जो व्यक्ति के सम्मान तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा के प्रति आश्वस्त करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप इस कथन को देखिए ध्यान से, तो इस कथन में सब कुछ, पूरे संविधान की जो विशेषता है वो निहित है कि संविधान भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। और साथ ही साथ संविधान जो है अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और प्रजा की स्वतंत्रता, आस्था तथा प्रजा की स्वतंत्रता, स्थितियों व अवसरों की समानता तथा भाईचारे की ऐसी भावना का विकास करना चाहता है जो व्यक्ति के सम्मान तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा के प्रति आश्वस्त करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे राष्ट्र की एकता व अखंडता सबसे मूल्यवान है, और एकता, अखंडता के साथ ही साथ हमारा जो संविधान है वो एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य हमारे देश को घोषित करता है। और साथ ही साथ हमारे देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय और विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा प्रजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही साथ स्थितियों व अवसरों की समानता भी प्रदान करता है, और भाईचारे या बंधुत्व की भावना का भी विकास करता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रस्तावना के मूल सिद्धांत, मूल आदर्श हैं या मूल शब्द हैं, यदि उनके बारे में हम लोग चले डिटेल में देख लेते हैं कि प्रस्तावना के मूल सिद्धांत या मूल आदर्श या मूल शब्द क्या हैं। अभी तक आप लोगों ने प्रेम्बल के बारे में देखा, प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल के स्टडी किया आपने, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके प्रमुख आदर्श सिद्धांत क्या क्या हैं। चलिए उन्हीं आदर्शों या सिद्धांतों या मूल शब्दों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जल्दी जल्दी जो है स्टडी कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, पहला जो सिद्धांत है वो है सॉवरेंटी या संप्रभुता। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तावना जो है यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। अर्थात संप्रभु देश से क्या अभिप्राय है कि भारत जो है विदेशी व आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः
मुक्त है। प्रिय विद्यार्थियों, जो संप्रभुता शब्द है, संप्रभुता शब्द का अर्थ ही है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है और संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से जो हमारा देश है भारत, उस भारत में जो है भारत की सत्ता चलती है। भारत जो है किसी भी प्रकार से किसी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, सरकार के जो मुखिया होते हैं, उनके नियंत्रण में पूरी तरह होती है और वे संवैधानिक अधिकारों के तहत जो है देश में शासन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो हमारा जो भारत देश है वह जो है पूरी तरह से एक संप्रभु देश है, और जो संप्रभु देश होने के नाते हमारा देश जो है किसी भी प्रकार के विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है। प्रिय विद्यार्थियों, संप्रभु शब्द का आशय है कि न तो भारत किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी देश का डोमिनियन है। डोमिनियन से अभिप्राय प्रिय विद्यार्थियों यह है कि वह किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है, किसी दूसरे देश का जो है उपनिवेश नहीं है, और इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। वह अपने मामलों, चाहे वह आंतरिक मामले हों चाहे बाहरी मामले हों, इनका निवारण करने के लिए हमारा देश भारत पूरी तरह स्वतंत्र है। और इनका निवारण कौन करेगा? हमारे देश में जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होती है, वही उनके पास पूरी शक्ति होती है इन सभी समस्याओं के बारे में उनका समाधान करने की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट इज समाजवाद या सोशलिस्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने देखा था कि जो समाजवाद या सोशलिस्ट शब्द है, इसको जो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस शब्द का आशय भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद जो है ये कहता है कि समाज में सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वह न तो पूंजीवादी व्यवस्था है पूर्णतः और न ही पूर्णतः समाजवादी व्यवस्था है, तो क्या है, वह बीच वाली है, दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो समाजवाद है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, और भारतीय जो समाजवाद है वह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा समाजवाद है हमारे देश का, वह ना तो पूरी तरह पूंजीवादी है, अर्थात ना तो पूरी तरह जो है मार्क्सवाद से जो है प्रभावित है, और ना ही पूरी तरह से गांधीवाद से प्रभावित है, बल्कि क्या है, दोनों लोगों का मिला जुला रूप है। परंतु जिसमें जो है गांधी जी का जो समाजवाद है उस तरफ हम ज़्यादा झुके हुए हैं। हमारे देश का जो समाजवाद है वो गांधी जी के विचारों की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, समाजवाद जो है, समाजवाद एक विचारधारा है जो यह मानती है कि समाज में सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, समाजवाद का यह मानना है कि समाज के जितने भी नागरिक हैं, देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी लोगों तक जो संपन्नता है, संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। धन या संपत्ति भी समाज से ही उपजती है, तो इसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से सभी लोगों के बीच में होना चाहिए। अर्थात जो है हम कह सकते हैं कि जो देश की धन है, जो देश का संपत्ति है, उसमें किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, समाज के जितने भी नागरिक हैं सभी लोगों तक जो है इसका जो है न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा होना चाहिए। साथ ही साथ लोकतांत्रिक समाजवाद की ये विचारधारा कहती है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अर्थात जो है, जो देश का धन है वो समाज के कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला मालिकाना हक होना चाहिए। और साथ ही साथ जो देश का धन है, जो समाज का धन है, चूंकि वह जो धन है वो समाज से ही आता है, समाज से ही पैदा होता है,
तो इस धन पे पूरे समाज का अधिकार है, अर्थात देश के सभी नागरिक का अधिकार है देश की धन पे, देश की संपदा पर, और उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से समाज के, देश के प्रत्येक नागरिक के बीच में होना चाहिए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकुलर, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो सेकुलर वर्ड है, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द है, यह भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द या पंथ निरपेक्ष शब्द का आशय है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करेगी, अर्थात जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, वो सभी धर्मों की समान रूप से सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी। और हमारे देश का, यदि हम लोग राज्य की बात करें, देश की बात करें, तो स्वयं राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं। भारत में सभी धर्मों की राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय है कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और देश के सभी धर्मों के लोगों को राज्य से, सरकार से समानता, सुरक्षा और उसका समर्थन पाने का पूरा अधिकार है। गवर्नमेंट जो है सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से देखेगी, उनकी जो है समान रूप से सुरक्षा करेगी और उनकी समान रूप से मदद करेगी। हमारे देश का या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा देश भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी सरकार है, सरकार और धार्मिक समूहों के बीच कोई भी संबंध जो होता है, वो संबंध जो है हमारे देश का जो कानून होता है, जो संविधान होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है, उसी के हिसाब से तय होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 25 से 28 तक हैं, जो 25 से 28 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अनुच्छेद 25 से 28 क्या है। वो धर्म की स्वतंत्रता जो है नागरिकों को प्रदान करता है, अर्थात संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, उन अधिकारों के द्वारा जो है नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और उस धर्म को मान सकता है। देश जो है, देश के हर नागरिक को अपना धर्म मानने की, उससे अपनाने और उसका प्रचार करने का पूरा हक है। किसी के साथ हमारा देश या हमारी सरकार जो है धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी और सरकार और धार्मिक समूहों के बीच जो भी संबंध स्थापित होंगे, वे सभी संबंध क्या होंगे, हमारे देश के संविधान, हमारे देश के कानून के हिसाब से तय होंगे। तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक सदस्य जो है अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उससे अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक। हम सभी लोग इस शब्द से परिचित हैं, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हम सभी जान रहे हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, अर्थात संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से क्या अभिप्राय है कि प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र जो है हमारे देश में चलता है। यहाँ पे इससे क्या अभिप्राय है कि जो प्रतिनिधि होंगे वे किस जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है देश में शासन चलाया जाएगा। सरकार चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त करेगी, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जो सरकार बनेगी हमारे देश में, वो सरकार कैसे बनेगी, चुनाव के द्वारा। और चुनाव में क्या होगा, जो हमारे देश की जनता होती है, देश के नागरिक होते हैं, वे जो है किसी का चयन करते हैं और चयन के उपरांत जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, वही जनप्रतिनिधि क्या करता है, देश में शासन करता है, वो सरकार बनाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
हमारे देश की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द को जो है बृहद अर्थों में प्रयोग हुआ है, जिसमें जो है यदि हम लोग बात करें तो न केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बल्कि जो है राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ ही जो है इसमें आर्थिक लोकतंत्र को भी, सामाजिक लोकतंत्र को भी स्थान दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र मैंने आपको बताया ही कि राजनीतिक लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है कि देश की जनता जो है, देश के नागरिक जो है चुनाव के द्वारा जो है अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वही जो जनप्रतिनिधि जो चुना जाएगा वो सरकार का निर्माण करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि होते हैं वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं और इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। अर्थात हमारे देश के जो वयस्क नागरिक होते हैं, सभी वयस्क नागरिकों के वोट का बराबर अधिकार होता है, एक वोट एक मूल्य होता है। और जो हमारे देश की जो जनता है, जो नागरिक हैं, वे चुनाव के द्वारा जिसका चयन करते हैं वही जो है जनप्रतिनिधि जो है देश में सरकार बनाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हो गया राजनीतिक लोकतंत्र की बात। तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ ही हमारे देश में जो है हमारे देश के नागरिकों को सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र भी प्रदान किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भारतीय लोकतंत्र है, जो भारत है, हमारा देश है, उसमें संविधान में भारतीय लोकतंत्र में जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसकी शक्ति है? सर्वोच्च शक्ति प्रिय विद्यार्थियों किसकी है? वो जनता के अंदर निहित है। अर्थात हमारे देश में जो सर्वोच्च शक्तिमान है वो कौन है? जनता है। क्यों है? क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि समय समय पे हमारे देश में चुनाव होता है और चुनाव में चुनाव में जनता जिसको चुनती है वही जो है देश में राज करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे देश में जो सर्वोच्च शक्तिमान होता है वो कौन होता है? जो सबसे अधिक जिसके पास शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो जनता के पास होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक और गणराज्य या गणतंत्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सब से भी हम सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि जो हमारा देश जो है एक गणतांत्रिक देश है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही हमारे देश का प्रमुख होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो जनता द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से व्यक्ति चुना जाता है वही जो है हमारे देश का प्रमुख होता है और ये पद जो है वंशानुगत नहीं होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बताइए कि हमारे देश का प्रमुख कौन होता है? हमारे देश का प्रमुख कौन है? मुखिया कौन है? राष्ट्रपति हैं। प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के जो है मुखिया। तो जो हमारे देश के मुखिया होते हैं वे जो है कैसे चुने जाते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आप बताइए जल्दी से, कैसे चुने जाते हैं? वे जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है और वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, निश्चित समय के लिए चुना जाता है। देश का प्रमुख जो है राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा निश्चित समय के लिए चुना जाता है। हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं वही जनप्रतिनिधि जो है हमारे लिए राष्ट्रपति का चयन करते हैं। आप सभी लोग इस प्रक्रिया के बारे में जान रहे होंगे। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद एवं राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। कहने का अभिप्राय है कि हम संसद और राज्य विधानसभाओं में जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं यही जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है राष्ट्रपति का चयन भी जनता के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा देश एक गणराज्य है या गणतंत्र है, जहाँ पर जो देश का मुखिया होता है, जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, जो प्रथम नागरिक होता है हमारे देश का, वह भी जो है जनता के द्वारा ही चुना जाता है। यह पद कोई वंशानुगत पद नहीं होता है। राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। क्यों? क्योंकि कभी न कभी जो है जो हमारे देश की जनता होती है उसी के द्वारा सभी लोगों का चुनाव किया जाता है, चयन किया जाता है। चलिए भाइयों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, अगला पॉइंट है जस्टिस या न्याय।
तो न्याय या जस्टिस की जब हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। अर्थात देश के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा कैसे होती है? इसकी सुरक्षा प्यारे भाइयों और बहनों, इसकी सुरक्षा हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों और इन मौलिक अधिकारों के द्वारा जो है हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय उनको दिया जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तीनों तत्वों को जो है रूसी क्रांति से लिया गया है। भाई और बहनों, जो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, वहाँ से इस जो है सिद्धांत को लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो सिद्धांत हमारे प्रेम्बल में रखा गया है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है रूसी क्रांति। प्रिय विद्यार्थियों, ये जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि सभी को बराबर सामाजिक स्थिति प्रदान करना, अर्थात बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज को बनाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सामाजिक न्याय है वो क्या है कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होना, देश के प्रत्येक नागरिक को समाज में जो है एक समान स्थिति या बराबर स्थिति को प्राप्त होना, समाज के सभी नागरिकों के साथ जो है न्याय संगत रूप से बर्ताव करना, सभी की सामाजिक स्थिति जो है एक सामाजिक स्थिति का आधार समान होना, समाज में सभी लोगों को जो है एक सम्मान देना। प्रिय विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है आर्थिक न्याय की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर्थिक न्याय से भी क्या अभिप्राय है? आर्थिक न्याय भी कहता है कि समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच जो संपत्ति है देश की, उसका वितरण क्या होना चाहिए? उसका समान वितरण होना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो समाज की संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, वह केवल कुछ ही हाथों में न जाए। अर्थात जो समाज की संपत्ति है, जो समाज का धन है, देश का धन है, वो कुछ लोगों के हाथों में न जाने पाए, सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में न रहे, बल्कि क्या हो, चूंकि जो धन है, जो समाज का धन है, वो समाज के नागरिकों से ही आता है, इसलिए समाज के नागरिकों के बीच ही समाज के धन या देश की धन और संपत्ति का वितरण जो है न्याय संगत रूप से होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अगला है नेक्स्ट इज द राजनीतिक न्याय। जब राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है देश के सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी का अधिकार है। अर्थात देश के सभी नागरिक जो हैं वे बराबरी का उनके पास अधिकार होता है कि देश की न्याय राजनीति में जो है वे भाग लें। देश के प्रत्येक नागरिक के पास अपना अधिकार होता है वोट देने का, और प्रत्येक वोट के लिए जो है प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। जो हमारे देश के वयस्क व्यक्ति होते हैं उनको जो है मताधिकार प्राप्त होता है, और प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। प्रिय विद्यार्थी, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति के वोट का मूल्य जो है समान होता है, हर व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर होता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द लिबर्टी या स्वतंत्रता। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का रोक टोक की अनुपस्थिति का होना, अर्थात लोगों की एक्टिविटीज में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करना। तो हमारे देश में जो है लोगों की गतिविधियों पर जो है, जब हमारे देश में सामान्य स्थिति होती है तो लोगों की स्थितियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। लोग जो है अपने जो गतिविधि होती है, जो समाज के अनुकूल गतिविधि होती है, उसको करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है। साथ ही समाज के प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने विचारों को व्यक्त करने की
अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की तथा अपना प्रतिनिधि चुनने की और समाज की बेहतरी के लिए जो है सभी विकल्प जो है सबके लिए जो है स्वतंत्रता है कि वे जो है समाज की बेहतरी के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। उसके लिए पूरी तरह से फ्रीडम है उनके पास कि कोई भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी जो है एनजीओ की स्थापना कर सकते हैं, या वे जो है हमारे देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, लिबरल है कि कोई भी नौकरी अपनी रुचि के अनुसार चुने, अपना कोई भी जनप्रतिनिधि चुन सकता है, वह कोई भी व्यवसाय कर सकता है, अपना धर्म चुन सकता है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे जो संविधान में जो है लोगों को लिबर्टी प्रदान की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को जो सम्मिलित किया गया है, ये सभी आदर्श कहाँ से आए हैं? ये सभी आदर्श फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर 99 जो तक हुई थी, फ्रांस की क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को हमारे संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। तो अर्थात संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सोर्स रहा है वो क्या रहा है? फ्रांस की क्रांति रही है। चलिए भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वलिटी या समता। तो समता आप सभी लोग जान रहे हैं। समता या समानता से क्या अभिप्राय है? समता या समानता से अभिप्राय है कि समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करना। तो कहने का क्या अभिप्राय है कि समाज के किसी भी वर्ग के पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं होता है, बल्कि समाज के जितने भी नागरिक होते हैं सभी वर्गों को, सभी नागरिकों को क्या है? समान अधिकार है। सभी को क्या है? बराबर का अधिकार है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। साथ ही साथ बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है देश के द्वारा। हमारा जो देश है, हमारे देश की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, वे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान होते हैं। साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर लोगों के बीच राज्य की तरफ से कोई भी भेदभाव नहीं होता है। कहने क्या अभिप्राय है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सरकार होती है, वे लोगों के साथ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करती है। जब कोई भी भेदभाव नहीं करती है तो वहाँ पे क्या है? समता या समानता हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है, संविधान की नज़र में हमारे देश का प्रत्येक नागरिक क्या है? वो समान है, बराबर है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो हमारे संविधान की नज़र में क्या है? सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों का समान अधिकार है। चलिए दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रैटर्निटी या भाईचारा या बंधुत्व। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा संविधान है वे सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। भाईचारे का अर्थ होता है बंधुत्व से, और हमारा संविधान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है कि हमारे देश के जो प्रत्येक नागरिक हैं, सभी नागरिक हैं, वे सभी नागरिक एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से जो है भाईचारे की भावना के साथ रहे, एक दूसरे के सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे देश का जो संविधान है, वो संविधान जो है, हमारे देश का जो संविधान है, वो संविधान जो है, प्यारे भाइयों और बहनों, जो संविधान है वो संविधान जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारे देश के समस्त नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है, फ्रैटर्निटी को बढ़ावा देता है, जिससे कि हमारा देश एक शांतिपूर्वक जो है विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके, हमारे देश में जो है एकता बनी रहे, हमारे देश की अखंडता बनी रही, हमारा देश जो है एक अखंड भारत के रूप में हमेशा
विद्यमान रहे, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों में जो है एकता की भावना रहे, राष्ट्र जो है एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखे, एक हमारा भारत जो है एक भारत और अखंड भारत बना रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से जो हमारे देश का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कई देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर कई चीज़ें शामिल की गई हैं, कई बातें शामिल की गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो है जान रहे हैं कि हमारे देश का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे एक जीवित संविधान भी कहा जाता है। तो इसे जीवित संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे देश का संविधान एक जीवित संविधान है क्योंकि समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी होते आए हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारे जो संविधान होता है उसमें संशोधन भी किया जाता है। चूंकि इसमें संशोधन हम समय समय पर कर सकते हैं, इसीलिए हम अपने देश के संविधान को एक जीवित संविधान कहते हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, जो बदलाव समय समय पर किए जाते हैं, इन्हीं बदलाव के कारण जो भारत का संविधान है अभी तक जो है अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखे हुए है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, हमारे देश का संविधान जो है एक जीवित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अभी तक जो है हमारे देश का संविधान प्रासंगिक बना हुआ है क्योंकि इसमें जो है समय समय के साथ जो है समय पर आवश्यकता के अनुरूप इसमें संशोधन भी होता रहता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Please like and share the video. Also comment upon the video and subscribe the channel and press the bell icon. प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, वीडियो पर कमेंट भी करिए। कमेंट के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसको भी व्यक्त कर सकते हैं। आपके सुझावों का बहुत वेलकम है। आप अपने प्रश्नों को भी लिख सकते हैं, अपनी समस्याओं को भी लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक जिन भाइयों और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आप समय से देख पाएँ, आपको सभी वीडियो समय से मिल पाए और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।